नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज के जो टॉपिक में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही है उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं पारिस्थिति जो चल रही थी, हमारा इकोसिस्टम चल रहा था, उसमें हम बात कर लेते हैं पारिस्थिति के कार्यों के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिकी कार्य और पारिस्थितिकी के कार्य या कि जो इकोलॉजी होती है उसके कार्य क्या है। देखो, चार मुख्य कार्य होते हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और खनिज पुनर्चक्रण। उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रमण। ठीक है, चार इसके काम होते हैं, मुख्य काम होते हैं इसके चार। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा उत्पन्न की गई जो जैव मात्रा होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसके दौरान उत्पादकता क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पादपों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा उत्पन्न की गई जो जैव मात्रा होती है उसको बोलते हैं। एक तो प्राथमिक उत्पादकता होती है ना। प्राथमिक उत्पादकता जो होती है वो होती है दो प्रकार से। देखो, उत्पादकता भी एक तो प्राथमिक उत्पादकता होती है। उत्पादकता जो होती है वो दो प्रकार से होती है। प्राथमिक उत्पादकता में शकल प्राथमिक उत्पादकता होती है जिसको जीपीपी कहते हैं। शकल प्राथमिक उत्पादकता, यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है। देखो, इकोसिस्टम यानी कि उत्पादकों में संग्रहित कुल कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो इकोसिस्टम है उत्पादकों में इकोसिस्टम में किसमें, उत्पादकों में। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्लांट्स वगैरह, जिनको उपभोक्ता कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उत्पादकों में संग्रहित कुल कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलेंगे, जीपीपी बोलेंगे। शकल प्राथमिक उत्पादकता होती है ये। और उसके बाद शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो होती है एनपीपी, शुद्ध होती है। इसमें श्वसन मतलब उपापचय के दौरान श्वसन के बाद सकल प्राथमिक उत्पादकता में से शेष बचे कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है, यानी कि एनपीपी बराबर होता है जीपीपी माइनस आर। आर का मतलब है रेस्पिरेशन में। यानी कि उपापचय के दौरान जो कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको निकाल दें किस में से, कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में से, तो क्या बनती है, एनपीपी बन जाती है। एनपीपी जो होती है उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध जो जैव भार होता है वो होता है। उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध जो जैव भार होता है उसको क्या बोलेंगे, एनपीपी बोलेंगे। ठीक है, अपघटन के बारे में बात कर लेते हैं। अपघटन जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों में, यानी कि जैसे CO2 H2 अकार्बनिक जो तत्व है, यानी कि जटिल जो कार्बनिक सामग्री होती है, क्योंकि कार्बन से ही बनता है ना शरीर वगैरह, तो प्लांट्स वगैरह का, एनिमल्स वगैरह का, तो कार्बनिक सामग्री को क्या है, अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2 H2O में खंडित करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, चरण देखते हैं इसके: खंडन और निक्षालन, उपचयन, ह्यूमस बनाना और खनिजी भवन। देखो, इसके चरण होते हैं। अपघटन के बहुत सारे अपघटन जो होता है, डिकम्पोजिशन जो होता है, वो उसके कितने चरण होते हैं: खंडन, निक्षालन, उपचयन, ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, उसके बाद खनिजी भवन होता है, मिनरलाइजेशन। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा का संग्रहण, उपयोग व रूपांतरण। ऊर्जा का संग्रहण, उपयोग व रूपांतरण ऊष्मागतिकी के दो नियमों पर आधारित होता है। कौन कौन से नियम हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पर आधारित है ऊर्जा का संग्रहण, उपयोग और रूपांतरण। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ओनली क्या होती है, रूपांतरण होती है। ऊर्जा का क्या होता है, ओनली रूपांतरण होता है ऊर्जा का। तो ये है ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम। ठीक है, और एक है एंट्रोपी का नियम। एंट्रोपी का नियम जो ऊष्मागतिकी का एंट्रोपी का नियम है वो क्या कहता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जब स्थानांतरित होती है तो ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। और उसका कारण क्या है, उपापचय प्रक्रिया। यानी कि उपापचय प्रक्रियाओं के द्वारा क्या में हानि, ऊर्जा में हानि होती है उपापचय प्रक्रियाओं के कारण। जब जो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है,
तो ये है ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? प्रत्येक जीव भोजन ऊर्जा के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। प्रत्येक जो जीव होता है वो भोजन ऊर्जा के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, एक श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। जो कि एक जीव भोजन के लिए हम जैसे कंज्यूमर होता है वो जो उपभोक्ता होता है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है, फिर कंज्यूमर फर्स्ट, फिर कंज्यूमर सेकंड, ऐसे ही तो ये चेन चलती है, फूड चेन। तो प्रत्येक जीव भोजन ऊर्जा के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, एक श्रृंखला में व्यवस्थित होता है, जो कि जिसमें खाद्य ऊर्जा का रूपांतरण जिसमें खाद्य ऊर्जा का रूपांतरण खाने व खाए जाने की क्रिया से होता है। जिसमें खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, जिसका खाद्य ऊर्जा जो होती है उसका स्थानांतरण खाए व खाए जाने की प्रक्रिया से, खाने व खाए जाने की प्रक्रिया से होता है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन। इकोसिस्टम में सामान्यतः 4 पोषण स्तर तक ही पाए जाते हैं, मैक्सिमम 5 पाए जा सकते हैं। साथ ही साथ इनकी क्या है, ऊर्जा में भी कमी आती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रकारों के बारे में बात करें तो खाद्य श्रृंखला के प्रकारों में एक तो होती है चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और अपरदी खाद्य श्रृंखला। चारण यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, परजीवी और एक अपरदी। उत्पादकों से प्रारंभ होती है चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है, ग्रेजिंग यानी कि चरने वाले जो चारण हैं, ठीक है, उत्पादकों से प्रारंभ होती है, यानी कि छोटे छोटे जो घास वगैरह होती है ना, उत्पादकों से प्रारंभ होती है। इसमें जल पारिस्थितिकी तंत्र आता है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो जल पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, और एक है घास स्थल इकोसिस्टम। घास स्थल इकोसिस्टम में तो कौन सा एग्जाम्पल आएगा? जैसे घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को फिर मेढक, मेढक को सांप और सांप को खाता है मोर। ठीक है, एक श्रृंखला है। और एक वनस्पति, वनस्पति को खाता है कीट, कीट को परभक्षी कीट, परभक्षी जो कीट होता है, परभक्षी के बाद कीटभक्षी जो चिड़िया होती है, और चिड़िया को खाता है कौन? बाज खा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई खाद्य स्थल का इकोसिस्टम। और एक है जल पारिस्थिति का तंत्र। ठीक है, चारण खाद्य श्रृंखला के हम 2 एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, एक तो जल पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य स्थल इकोसिस्टम। खाद्य नहीं, घास स्थल इकोसिस्टम। तो जल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक। देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, पादप जीव जो होते हैं, उनको बोलते हैं प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक। उसके बाद जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को छोटे क्रस्टेशियंस खा जाते हैं, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, और फिर उसको मगरमच्छ खा जाता है। ठीक है, तो ये जल पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसमें? परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है, पैरासिटिक फूड चेन जो होती है, इसमें क्या है, जैसे कि वृक्ष, वृक्ष पे बैठी है चिड़िया, पक्षी बैठा है, वृक्ष है, वृक्ष पे चिड़िया बैठी है, चिड़िया के ऊपर क्या है? परजीवी हैं। चिड़िया के जो पंख वगैरह होते हैं उसमें परजीवी वगैरह पाए जाते हैं, जो भी है। ठीक है, तो वृक्ष, वृक्ष के ऊपर परजीवी, परजीवी में वृक्ष के ऊपर चिड़िया, चिड़िया में परजीवी, चिड़िया के ऊपर परजीवी। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। अब बारे में बात कर लेते हैं अपराधी खाद्य श्रृंखला के बारे में। अपराधी खाद्य श्रृंखला या डेट्रियस फूड चेन या फिर सेप्रोफाइटिक फूड चेन भी बोला जाता है। डेट्रियस फूड चेन, सेप्रोफाइटिक फूड चेन, इसका प्रारंभ होता है मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? अपराधी जो फूड चेन होती है, डेट्रियस फूड चेन या सेप्रोफाइटिक, यानी कि जो अपराधी खाद्य श्रृंखला होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से इसका क्या होता है? अपराधी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जीवाणु और कवक होते हैं। कौन होते हैं? जीवाणु और कवक इसमें क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और अपराधी खाद्य, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो अपराधी खाद्य होता है, अपराधी खाद्य। ठीक है, अपराधी जो खाद्य का मतलब होता है जो मृत शरीर वगैरह है, जो भी प्लांट्स एनिमल्स का है, उसको खाता है कौन? केचुआ। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? जीवाणु और कवक, मतलब ये जीवाणु और कवक और क्या करते हैं? अपघटन करते हैं इसका। जैसे कोई मृत शरीर है, उसका क्या है? जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन होता है, फिर इसको खाता है कौन? केंचुआ। केंचुआ के बाद गौरैया, चिड़िया, और चिड़िया को खाता है बाज। ठीक है, चिड़िया को खाता है बाज। बात कर लेते हैं किसके? तीनों खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल या फूड वेब जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये है प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो प्लांट्स को इंसेक्ट्स भी खा सकता है, प्लांट्स को रैट भी खाता है, प्लांट्स को डियर जो होती है वो भी खाती है, खरगोश भी खाता है।
ठीक है। हिरण भी खाती है, चूहा भी खाता है, इंसेक्ट्स कीट वगैरह होते हैं वो भी प्लांट्स को खाते हैं। अब इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग भी खाता है, स्नेक भी खा सकता है ना। और उसको फ्रॉग को कौन खाता है? ईगल खाता है। और ईगल किसको खा सकता है? खरगोश को भी खा सकता है। तो इस तरह से जो एक जाल बन जाता है ना, एक अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों पर विभिन्न जो पोषक स्तर हैं, ये विभिन्न एक एक पोषक स्तर, दूसरा पोषक स्तर, तीसरा, तो विभिन्न जो पोषक स्तर हैं उससे संबंधित होकर खाद्य जाल बनाती हैं। ये संबंधित हैं, जो पोषक विभिन्न पोषक स्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वो क्या करते हैं? खाद्य जाल का फॉर्मेशन करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिडों के बारे में बात करें या फिर एल्टोनियन पिरामिड इसको बोलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर मिलने वाले जीवों की संख्या या जैव भार या ऊर्जा के अंतर को आलेखी निरूपण द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और उसको बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड प्राप्त होते हैं वहाँ से। क्या होता है पारिस्थितिकी पिरामिड की? इकोसिस्टम जो होता है, विभिन्न पोषक स्तर जो होते हैं, जो विभिन्न, जो इस तरह से हम बोल रहे हैं पोषक स्तर, यानी कि खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर होता है। तो पोषक स्तरों पर मिलने वाले जो जीव होते हैं, जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा। जीवों की क्या संख्या? जीवों की संख्या, जैव भार, जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा, ये जो अंतर को आलेखी निरूपण किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? वो पिरामिड के द्वारा किया जाता है। जैसे कि इसमें 3 प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं, संख्या के, जैव भार के और ऊर्जा के। तो संख्या के पिरामिडों के बारे में बात करें तो संख्या के पिरामिड विभिन्न पोषक स्तर पर जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न जो पोषक स्तर हैं उसमें जीवों की संख्या को निरूपित करने वाले जो पिरामिड होते हैं वो संख्या के पिरामिड कहते हैं। प्राय सीधे, परंतु वृक्ष के इकोसिस्टम में संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये संख्या के पिरामिड सीधे होते हैं, परंतु अपवाद है वृक्ष के इकोसिस्टम में। किसमें? ये अपवाद जो हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, वृक्ष के इकोसिस्टम जो होता है, वृक्ष का इकोसिस्टम में संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो उल्टे होते हैं। याद रखना, वृक्ष के इकोसिस्टम में संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो उल्टे होते हैं। जैसे कि देखो, घास का मैदान और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हम बात कर लेते हैं। इसमें घास में खरगोश, खरगोश में लोमड़ी, लोमड़ी में शेर, यानी कि संख्या इनकी क्या है? धीरे धीरे यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे जब ऊपर जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं तो संख्या क्या होती है? कमी होती है संख्या में। संख्या में क्या हो रही है? जैसे घास बहुत ज़्यादा है, फिर खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर शेर तो बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है? ऊपर जाने पर ये क्या है? धीरे धीरे क्या है? यहाँ पे कमी हो रही है, यानी कि ये तो बहुत चौड़ा है, यानी कि इसमें क्या है? सीधे पिरामिड बनेगा घास का मैदान। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी ऐसा ही है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र सीधे होते हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है, जो वृक्ष का इकोसिस्टम होता है, किसका? वृक्ष का जो इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे पहले ये उल्टा होता है। वृक्ष का इकोसिस्टम होता है, वृक्ष के इकोसिस्टम में संख्या के पिरामिड उल्टे पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, वृक्ष, ये तो है वृक्ष, वृक्ष एक ही है, ठीक है, संख्या तो कम है, संख्या कम है। और बर्ड्स हैं उससे ज़्यादा संख्या है, उसके बाद पैरासाइट वगैरह है तो उसकी संख्या उसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से ये संख्या के पिरामिड इकोसिस्टम का क्या बताते हैं? जैव विभव को शो करते हैं। संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो इकोसिस्टम के जैव विभव को क्या करते हैं? शो करते हैं। जैव भार के पिरामिडों के बारे में बात करें तो जैव भार के पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल जैव भार की मात्रा को दर्शाता है। क्या? जैव भार के जो पिरामिड होते हैं वो प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल जैव भार की मात्रा को दर्शाता है और प्राय सीधे होते हैं। देखो, प्रत्येक पोषक स्तर पर किसकी मात्रा को? जैव भार के पिरामिड जैव भार की मात्रा को दर्शाते हैं प्रत्येक पोषक स्तर पर। ठीक है, ये प्राय सीधे होते हैं, लेकिन अपवाद इसमें भी है। देखो, जैव भार के पिरामिड होते हैं उसमें भी अपवाद है। उसमें कौन सा? उसमें तो संख्या के पिरामिड में वृक्ष का था, और यहाँ पे जैव भार के पिरामिड में क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार के पिरामिड, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें यहाँ पे अपवाद होता है, उसके पिरामिड उल्टे होते हैं। देखो, जैसे कि वृक्ष का इकोसिस्टम देखते हैं, जैव भार के पिरामिड, इसमें ये तो सीधा होता है। जैव भार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ट्री का जैव भार बहुत ज़्यादा है, फिर बर्ड्स का जैव भार है, फिर परजीवी का जैव भार तो बहुत कम है, तो इसलिए ये सीधे होते हैं। ठीक है, और इसमें उल्टे कौन से होते हैं? इक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है, इक्वेटिक वाला जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें जैव भार के पिरामिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? उल्टे पाए जाते हैं। जैसे कि
प्लैंकटॉन्स है, इनकी जो संख्या है वो क्या, इन संख्या नहीं, जैव भार बहुत कम है। फिर इसका जैव भार देखो, सबसे ज़्यादा जैव भार किसका होता है, बड़ी मछली का होता है, फिर छोटी मछली का, फिर जूप्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार के पिरामिड कैसे होते हैं, उल्टे पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के पिरामिडों के बारे में। ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं सदैव सीधे होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे पाए जाते हैं। ऊर्जा प्रवाह के दौरान ऊर्जा में निरंतर गिरावट आती है। ऊर्जा प्रवाह के दौरान ऊर्जा में निरंतर क्या आती है, गिरावट आती है, ठीक है। लिंडमान का 10% जो रूल है, लिंडमान ने 10% रूल दिया था। 90% भाग को जीव अपनी उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में जाती है, ठीक है। 90% भाग को जीव अपनी उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में जाती है, उसको बोलते हैं लिंडमान 10% रूल। यानी कि 90% भाग जो जीव अपनी उपापचय क्रियाओं में यूज़ कर लेता है, और आगे जो वो स्थानांतरित करता है वो 10% का ही कर पाता है, ठीक है। इकोसिस्टम की उत्पादकता व पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता के स्थानांतरण को ये दर्शाता है ऊर्जा के पिरामिड, ठीक है। सदैव सीधे होते हैं। खड़ी फसल का तात्पर्य होता है, स्टैंडिंग क्रॉप का तात्पर्य होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा, जीवित कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा, यानी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी इकोसिस्टम में प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यानी कि क्षेत्रफल की मात्रा प्रति इकाई है, और इकाई समय में उपस्थित वहाँ पे जीवित कार्बनिक पदार्थों की जो कुल मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल बोलते हैं। जैव भार के पिरामिड इकोसिस्टम की खड़ी फसल को दर्शाते हैं। जो जैव भार के पिरामिड होते हैं वो इकोसिस्टम की क्या, खड़ी फसल को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। स्टैंडिंग स्टेट के बारे में बात करें तो इकोसिस्टम तंत्र में कार्बनिक पदार्थों जैसे PSNH, ठीक है, इकोसिस्टम तंत्र में अकार्बनिक पदार्थों जैसे PSNH की कुल मात्रा दिए हुए समय में स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। स्टैंडिंग क्रॉप तो वो थी, स्टैंडिंग स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट क्या कहलाती है, इकोसिस्टम तंत्र में अकार्बनिक पदार्थ, वहाँ पे जीवित कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, की कुल मात्रा दिए हुए समय में स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। अकार्बनिक पदार्थ याद रखना है, अकार्बनिक पदार्थों का संबंध है स्टैंडिंग स्टेट से, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें बच गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में ये जहाँ तक है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।